नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू फाइनेंशियली फ्री विद स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम खुद ही हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं और साथ ही में जो एक्सेल शीट है जिसके ऊपर हम सारा डेटा डॉक्यूमेंट करेंगे वो हम खुद ही घर बैठे कैसे बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ में अगर लैपटॉप के ऊपर में एक्सेल शीट खोलेंगे तो आप साथ में ही मेरे साथ में ही वो एक्सेल शीट भी बना सकते हैं जहां पर आप आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। आपको मैं बता दूंगा कि आप कब रिटायर होंगे। एक्चुअली वो तो आप खुद ही बताएंगे कि आपको कब रिटायर होंगे, लेकिन उस रिटायरमेंट के समय में आपके पास में कितने पैसे रहने चाहिए ये आप अभी 15-20 मिनट में फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हर महीने का आज से ही ये भी हम पता कर लेंगे अभी इसी वक्त। क्या चाहिए हमें? हमें बस चाहिए एक एक्सेल शीट, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स, ज्यादा नहीं। एक आधा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, बाकी तो एक्सेल और कैलकुलेटर खुद ही अपना कैलकुलेशंस कर लेंगे। आइए चलते हैं एक्सेल शीट के ऊपर में। तो ये है दोस्तों एक्सेल शीट। यहां पर सबसे पहले हम यहां एंटर करेंगे, ये ब्लैंक एक्सेल शीट है, मैं भी आपके साथ में ही अभी बना रहा हूं सब चीजें, ठीक है। सब फॉर्मूलेज वगैरह जो इसमें लगाऊंगा ये आप ही के सामने करूंगा। तो यहां पर हम सबसे पहले डाल देंगे करंट एज, मतलब आपका जो करंट एज रहेगा वो आप यहां पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट एज, मतलब आपको कौन से एज में रिटायरमेंट लेना है वो हम यहां पर डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं करंट एज 25 ले लेते हैं, रिटायरमेंट एज 45 ले लेते हैं, ठीक है। ये आप आपके हिसाब से फिल कर सकते हैं। अब दोनों का डिफरेंस, मतलब टाइम पीरियड कितना दोनों आंकड़ों के बीच में डिफरेंस है, वो टाइम पीरियड कह सकते हैं आप उसको। टाइम फॉर रिटायरमेंट कह देंगे हम तो वो बेटर रहेगा। टाइम बिफोर रिटायरमेंट कह देते हैं, दैट वुड बी अ बिट इजियर। टाइम बिफोर रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट होने के लिए और कितना समय बचा है ये हम कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल टू ये माइनस ये इज इक्वल टू है ना 45 माइनस 25, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपका फिलहाल के डेट में करंट एक्सपेंस आपका कितना है, मंथली एक्सपेंस। आज आप कितना पैसा खर्च करते हैं हर महीने, ये हमें यहाँ पता करना है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से हमें उतने ही पैसे, इन्फ्लेशन के साथ में उतने ही पैसे चाहिए रिटायरमेंट के समय, ठीक है। तो नहीं तो रिटायरमेंट कैसे ले पाएंगे हम, हमारे पास में उतने पैसे आने चाहिए, इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट, ठीक है। तो करंटली एक्सपेंस महीने का एक एवरेज पकड़ेंगे तो 30,000 रुपये तो लगता है आजकल, है ना। 30,000 रुपया, या आप जो भी अमाउंट यहाँ डालेंगे आप हिसाब से डाल सकते हैं। इसके हिसाब से करंट एक्सपेंस मंथली आ जाएगा वहाँ पर। तो कंट्रोल सी कर दिया मैंने, नीचे वी, और इसको मंथली की जगह मैंने डाल दिया ईयरली, ठीक है। सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 12 से, 12 मल्टीप्लाइड बाय 30,000, ये आ गया, ठीक है। मेरा कीबोर्ड जो है वो थोड़ा मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया है, सो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर ऑल दिस दैट आई एम डूइंग ओवर हियर। तो ये हो गया साल भरे का एक्सपेंस, पूरे साल में कितना एक्सपेंस हम करेंगे 30,000 के हिसाब से, है ना। 3,60,000 करेंगे। और यहाँ पर अब नीचे आकर के ले लेंगे हम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। आज अगर हम 30,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 20 साल के बाद में 30,000 रुपये नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि 20 साल पहले, अभी 2022 में है, तो 2002 में हमें 30,000 रुपये नहीं लग रहे थे, काफ़ी कम लग रहे थे, 10,000 में गुजारा हो जाता था, कभी 5,000 में, है ना। वैसे ही इन्फ्लेशन की वजह से ये सब चीज़ें बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि 6% का है, एक एवरेज फिगर पकड़ लेते हैं। 6 का तो चल ही रहा है वैसे भी, है ना। तो 6 का इन्फ्लेशन अगर पकड़ते हैं हम, तो जो करंट मंथली या ईयरली एक्सपेंस है वो कितना हो जाएगा, तो इसको कम कर लेंगे। ईयरली एक्सपेंस एट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय ईयरली जो एक्सपेंस है वो कितना रहेगा। अब ये भी निकालना बहुत सिंपल है। इसके लिए
हमें कुछ नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लगेगा। बस एक बार मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ आपको कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, विच सेज कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर ऑफ एन। अब यहाँ पे ए क्या है? ए यानी वो अमाउंट जो आपको रिटायरमेंट के समय लगेगी, उस समय लगेगी, अभी लगेगी वो वाली नहीं, ठीक है, जो हम यहाँ पर एंड में डिराइव करेंगे। व्हाट इज पी? पी यानी हमारा करंट ईयरली एक्सपेंस। आप मंथली भी ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ मंथली लेंगे तो यहाँ पर भी मंथली मिलेगा, अगर यहाँ ईयरली लेंगे तो यहाँ पर ईयरली मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे करंट ईयरली एक्सपेंस 1 प्लस आर बाय 100। अब आर क्या है? आर इज द रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? एक्सपेंसेस की। किस रेट से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं? इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ रहे हैं। तो ये जो आर है ये यहां से आएगा, विच इज इक्वल टू 6% से ग्रोथ हो रही है, राइट, रेट ऑफ ग्रोथ। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल बाद का हमें निकालना है? 20 साल बाद का खर्चा निकालना है। अभी के खर्चे को 20 साल तक बढ़ाते रहना 6% से, ठीक है। ये है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। बस इसी को हम अभी एक्सेल में भी लगा लेंगे, ठीक है। एक्सेल में इसको हम करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आपके सामने। सो दिस इज इक्वल टू करंट ईयरली एक्सपेंस, ये आ गया पी, फिर होगा मल्टीप्लाइड बाय, फिर आएगा एक ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100। अब देखिए 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू 1.06, ठीक है, क्योंकि वो 6% हमने पहले निकाल दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें आर की वैल्यू चेंज करनी है तो हमें वो भी चीज़ करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस आर जो है वो ये है डिवाइडेड बाय 100। हाँ ये बेटर हो गया, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम करेंगे रेज टू द पावर ऑफ, रेज टू द पावर ऑफ यानी ये वाला सिंबल, और रेज टू द पावर ऑफ दिस, और ये कर दिया एंटर, ठीक है। ईयरली एक्सपेंस जो है दैट इज 11,54,000। सही है, हाँ 11,54,000 जो है वो साल का एक्सपेंस आएगा उस समय का। तो ये आ गया रिटायरमेंट के समय लगने वाला 1 साल का खर्चा। इसका मतलब ये हो गया कि मंथली एक्सपेंस जो है वो भी हम इसको अगर डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें मिल जाएगा कि हर महीने हमें कितना एक्सपेंस लगने वाला है एट रिटायरमेंट, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 12, एंटर। 96,000 रुपीज लगेंगे उस समय 20 साल के बाद में हर महीने, जो आज 30,000 रुपये लग रहे हैं। यहां पर 30,000, यहां पर 96,000, ठीक है। अब ये तो कितना लगने वाला है ये सब समझ गया, लेकिन ये जो पैसा है ये हमें रिटायरमेंट के बाद में अपने आप हमारे अकाउंट में चाहिए, हमें काम नहीं करना है, सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली है रिटायरमेंट के बाद में। नहीं तो रिटायरमेंट ही किस काम का, मतलब रिटायरमेंट भी कैसे कहेंगे उसको। तो ये जो है इतना पैसा हर महीने हमारे बैंक अकाउंट में आना चाहिए, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। मतलब बिना कुछ काम किए हमें पैसा आना चाहिए, विदाउट एक्टिवली वर्किंग फॉर इट यू शुड गेट दैट इनकम इन योर अकाउंट, व्हिच इज कॉल्ड एज ए पैसिव इनकम। तो ये पैसिव इनकम अगर हमें अकाउंट में चाहिए तो हमारे पास में बहुत ज्यादा पैसे जमा रहने चाहिए, ठीक है। आप कहोगे कि एक यहां पर सिर्फ 11,54,000 रुपए लग रहे हैं 1 साल के, तो 11,54,000 रुपए मेरे पास रहेंगे तो रिटायरमेंट हो जाएगा। नहीं, वो तो 1 साल के लिए हो जाएगा, उसके बाद की जो इतनी बड़ी जिंदगी बची है उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपल चीज और एक है, मैं आपको फिर से एक बार ये मार्कर की हेल्प से बताता हूं कि हम पकड़ते हैं कि कोई भी एक अच्छे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में करीबन 14-15% मिल जाते हैं, राइट। अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड भी लेते हैं तो आपको करीबन 13-14%, 15% इस रेंज में मिलता है। थोड़ा एग्रेसिव जाएंगे तो और ज़्यादा मिलता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में इक्विटी में जाते हैं तो थोड़ा और टुवर्ड्स 18-17%, 20% के ऊपर भी मिलता है, नहीं मिलता। 20% के ऊपर मिला भी होगा तो हमेशा के लिए नहीं मिलेगा, 20% से ऊपर वाली चीज़ भूल जाइए। हाँ, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में मिलता है, बट उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो रेगुलेटेड फिलहाल नहीं है। 14% एक एवरेज रिटर्न है, हम पकड़ सकते हैं। अब 14% के 2 हिस्से अगर कर देंगे, समझ लीजिए कि 10% जो है उतना आपने आपके अकाउंट में ले लिया और बाकी का 4% जो है वो उसके ऊपर बढ़ते जाएगा। एग्जाम्पल की तरफ पकड़ लेते हैं कि अगर 140 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 140 रुपीज़ का अगर
ग्रोथ होता है उस साल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसमें से 100 रुपया जो है 10% जो है वो आप आपके अकाउंट में ले लेंगे और बचा हुआ जो 40 रुपया है उसकी ग्रोथ होती जाएगी आपके फंड में। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है, मतलब ज़्यादा अगर नहीं भी समझा होगा तो कोई बात नहीं, एक सिंपल सी चीज़ है कि जितना भी ग्रोथ हो रहा है उसका कुछ परसेंट हम ले लेंगे, बाकी का बचा हुआ परसेंट जो है वो वहीं पर ग्रोथ होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे अकाउंट में कितना पैसा रहना चाहिए, फिर से एक बार एक इक्वेशन में यहाँ बना लेता हूँ कि हमें चाहिए 10% ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल टू जो हमारा ईयरली एक्सपेंडिचर है, दैट इज 1154,569। एक साल का जो खर्चा है वो इतना है 11,54,000। तो ये किस चीज़ का 10% होगा, राइट? ऑफ यानी मल्टीप्लाई फिर से बेसिक मैथमेटिक्स। तो x इज इक्वल टू 1154,569 डिवाइडेड बाई 10% यानी डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, 10% यानी 0.1 होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, सो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉर्पस रिक्वायर्ड यानी उस समय कितना पैसा, यानी अमाउंट रिक्वायर्ड। कॉर्पस की जगह लिख लेते हैं अमाउंट रिक्वायर्ड एट रिटायरमेंट, यानी हमारे बैंक में तो नहीं, म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी में कितने पैसे रहने चाहिए, वो इज इक्वल टू ये जो ईयरली है डिवाइडेड बाय 0.1 एंटर। ठीक है, तो 1,15,00,000 रुपए इतने हमारे अकाउंट में जब रहेंगे, ठीक है, ये जो फिगर यहां पर आई है, ये जो फिगर आई है इतने हमारे अकाउंट में रहेंगे, तो उसका हमें 10% का डिविडेंड या फिर SWP मिलेगा। क्या मिलेगा? डिविडेंड या फिर SWP, दोनों भी एक ही चीज़ है, थोड़ा सा फ़र्क है टैक्सेशन वगैरह में। डिविडेंड के केस में फंड मैनेजर जो है वो आपके अकाउंट में डिविडेंड भेजता है, और SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के केस में आप खुद डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट हर महीने आपको आपके बैंक अकाउंट में चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए डिविडेंड और SWP समझ लीजिए एक ही चीज़ है। ये एक ऐसा जरिया है जिससे आपको आपके अकाउंट में पैसे मिलेंगे आपके जो पूरी अमाउंट इन्वेस्टेड है उसमें से। तो ये 10% जो है ये आपके अकाउंट में हमेशा आएगा, और बचा हुआ जो 4% है, अगर किसी साल में 14% से नहीं बढ़ता है फंड, 12% से ही अगर बढ़ता है, तो फिर 4% की जगह वो 2% की ही ग्रोथ रहेगी जो फंड में होगी, है ना, वो फंड में होगी। यानी ये 11,54,000 है, ये 2% से बढ़ेगा। ये वाला फंड जो है हो सकता है 12 लाख हो जाए, फिर धीरे धीरे 12.5 लाख होगा, माफ़ कीजिएगा 1,01,15,00,000 है, सॉरी, दिस इज 1,15,00,000। तो ये 1,15,00,000 की जगह 1,40,00,000 होगा, 1,50,00,000 होगा। ऐसे धीरे धीरे ये 4% से बढ़ते जाएगा, और उस समय जितना वो बढ़ेगा उसका 10% आपको मिलेगा। यानी उस समय आपको हर महीने 96,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, हो सकता है 1 लाख रुपए मिले, फिर 1,05,000 रुपए मिले। इस प्रकार से ये भी बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये है 10% डिविडेंड के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हो सकता है और होगा भी कि अगर मान लीजिए उस समय इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये 4% की जो ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं कम लगने लगेगी, और आपका जो कैपिटल है, जो आपका कॉर्पस है, जो अमाउंट जमा हुआ है, वो धीरे धीरे इरोड होने लगेगा। क्योंकि हो सकता है उस समय का इन्फ्लेशन ज़्यादा रहे, हो सकता है 6% का जो अभी है वो 6% का तभी भी रहे, है ना। तो इसीलिए हमें मिनिमम एक 6% का तो प्रोविजन करके रखना चाहिए। इसीलिए हमें सिर्फ 8% अकाउंट में लेने चाहिए। ठीक है, 8% हमें अकाउंट में लेना चाहिए। अगर 14% का हम कंसिडर कर रहे हैं तो सिर्फ 8% हम मंथली इनकम ले, हमारे अकाउंट में ले, और बाकी बचा हुआ जो 6% है उससे ग्रोथ होती रहे। अगर ऐसा होगा तो फिर हमें जो अमाउंट लगेगी वो कुछ अलग लगेगी। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया इसको, यहाँ मैं लिखता हूँ एट 10% लिख दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ अगर मैं लिखूँगा एट 8%, यानी जो डिविडेंड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा यहाँ पर भावनाओं को समझ लीजिएगा। तो ये हो गया इज इक्वल टू, एंड दिस इज ईयरली एक्सपेंस डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम 0.1 नहीं करेंगे, हमें 8% चाहिए, 0.08 एंटर कर दिया, तो यह आ रहा है 1,44,00,000 रुपया। इतना रुपया अगर रहेगा तो सेफ रहेंगे आप, है ना। पैसा जो मेन कॉर्पस है वो 6% से बढ़ता रहेगा, और 8% से आपके अकाउंट में
जो ये 96,000 रुपये है वो धीरे धीरे आते रहेंगे। क्या हमेशा ही 96,000 रुपये आएंगे? नहीं, 96,000 रुपये भी बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे हमने कहा 6% से आपका फंड भी बढ़ेगा, धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमने प्लानिंग कर ली कि कैसे कितना पैसा हमको चाहिए, कितना पैसा हमको चाहिए है उस समय, ये हमने निकाल लिया। यहाँ पर आप कुछ जो भी चेंजेस चाहे वो कर सकते हैं। अभी हमें मेन चीज़ तो निकालनी है, हमें ये निकालना है कि आज हमें क्या करना पड़ेगा, आज हमें क्या करना है एज ऑन टुडे। ये तो हमने यहाँ पर अभी तक बात नहीं की, हमें बस निकाला है कि उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, कितना रुपया लगेगा, क्या होगा। ठीक है, पता कर लिया, बट अभी करे क्या, एग्जीक्यूशन कैसे करें। बस सोच लिया सब कुछ, उससे तो होगा नहीं। उसके ऊपर में भी हम आएंगे क्या करना है एग्जैक्टली। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये सारी जो फिगर्स है ये आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ पर कि अगर ये 25 साल का लिखा है, मैं तो 35 ईयर्स का हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ डाल दीजिए 35। ठीक है, अब 10 साल में तो रिटायरमेंट अगर पहले से प्लानिंग नहीं की तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसको कर दीजिए 50। यह आ गया 1,07,00,000 रुपया। 1,07,00,000 रुपया आपके पास अगर रहेगा उस समय एट द एज ऑफ 50 की 15 साल का पीरियड है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये जो आपका रिटायरमेंट है वो प्लान कर पाएंगे। और अगर आप इन्फ्लेशन को भी थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 6% ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है जो एजुकेशन और बाकी चीज़ें अगर नहीं हैं आपके फ़िलहाल के लाइबिलिटीज़ में, तो आप 5% भी रख सकते हैं। उस केस में थोड़ा और कम लगेगा, 93 लाख रुपीज़ ही लग रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सारे चेंजेस आप इस एक्सेल शीट में आपके हिसाब से कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये आपकी एक्सेल शीट आप बना रहे हैं। ठीक है, अब वापस से रख देते हैं हमारे जो प्रीवियस आंकड़े हैं, 25 से लेकर के 45 का रिटायरमेंट एज, और हमने 6% का जो लिया था उसको रख लेते हैं यहाँ पर। तो 1,44,00,000 रुपए लग रहे हैं। या फिर अगर 10% का हम डिविडेंड लेते हैं तो 1,15,00,000। अब इसको एक्यूमुलेट करने के लिए 1.44 करोड़ को एक्यूमुलेट करने के लिए, और हमारे पास में टाइम है 20 साल का, 25 साल से लेकर के 45 लिया है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाते हैं गूगल में और हम डालेंगे SIP टॉप अप कैलक्यूलेटर। उसमें भी मैं ICICI MF का देखता हूँ, तो आप भी उसी का देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, आप जो चाहे वो रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डालेंगे तो ये ICICI प्रू AMC की वेबसाइट खुलेगी, और यहाँ पर ये कैलकुलेटर है। हमें चाहिए अमाउंट कितना, 1,44,00,000। 1,44,00,000, 1 2 3, ये हो गया। नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं हमारे, 25 से लेकर के 45 तक, यानी 20 साल है हमारे पास में। रेट ऑफ रिटर्न कितना पकड़ रहे हैं हम, 14% पकड़ रहे हैं। म्यूचुअल फंड में मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, कोई बात नहीं। SIP टॉप अप परसेंटेज, SIP टॉप अप का क्या मतलब है, हर साल 10% से आपकी जो SIP की अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, हर साल सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन होता है, ये होता है, वो होता है ना, धंधा कभी कभी अच्छा करने लगता है, तो SIP की टॉपअप हम कर सकते हैं 10% से। अगर हम करेंगे तो हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो है ये। हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें मंथली SIP करनी पड़ेगी 6,300 रुपये की। सिर्फ कहूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि 6,300 रुपये की SIP कर सकते हैं आजकल काफ़ी लोग। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, खास करके रिटायरमेंट के लिए अगर हम कर रहे हैं तो कुछ 15-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ 6,300 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप अभी 25 साल के, अगर 25 के भी नहीं है तो अपने एक्सेल शीट में डाल दीजिए आपका जो एज है उसके हिसाब से, और यहाँ पर आकर के वो आंकड़े डाल दीजिए, आपको आपकी अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं एक्सेल शीट में, 45 की जगह मान लीजिए 50 में आप रिटायर होंगे। ठीक है, अभी तक पहले से कुछ थोड़ा लेट जॉब लगी है, कुछ हुआ, तो 25 साल मिल जाते हैं। ठीक है, 25 साल में 1.93 करोड़ रुपीज़ लगेंगे आपको। तो यहाँ पर मैंने 1.93 करोड़ कर लिया, नंबर ऑफ़ ईयर्स में 25 कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 25 से लेकर के 50, यानी हमने 25 साल का लिया है। ठीक है, 25 कर लिया, रेट ऑफ रिटर्न 14 और SIP टॉपअप, तो आपको मात्र सिर्फ 3,800 रुपये मंथली SIP करना है एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, तो आपका ये गोल अचीव हो जाएगा। ठीक है, 50 अगर आप, मतलब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हो सकता है कोई 40s में है, कोई 30s में है, कोई 20s में है, हर एक के लिए यहाँ पर प्रोविज़न है। थोड़ा लेट भी अगर आप शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा लेट रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, 50 में लेना पड़ेगा। अगर आप 25-30 के एज ग्रुप में हैं तो आप 45 तक आराम से रिटायर हो सकते हैं।
रिटायरमेंट का जो फंडा है वो ये नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे आ जाए। रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको जितना ज़रूरत है वो आपको बिना काम किए पैसिव इनकम के थ्रू आपके अकाउंट में आ जाए। अगर आप ज़िंदगी भर काम करना चाहते हैं तो वो एक्चुअल में अच्छी बात है, ठीक है, बट ये बाइंडिंग नहीं रहनी चाहिए, ये कंपल्शन नहीं रहना चाहिए आपके ऊपर कि अरे आज मैं अगर मैं काम करने नहीं गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे खर्चों का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे। जब तक आपके ऊपर वो बोझ है आप रिटायर्ड नहीं है, और जिस दिन ये बोझ हट गया, भले ही आप काम कर रहे हैं तभी भी, तो भी मान लीजिए कि आप रिटायर्ड है, ठीक है। रिटायरमेंट का कोई डेफिनेशन नहीं होता है दोस्तों, जो जिसको लगे जब रिटायरमेंट लेना है, जैसे करना है, जो करना है वो कर सकता है ना। हमने ये जो भी डिस्कस किया ये प्योर मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स एंड रिटायरमेंट का मिक्स कीजिए, आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स का मिक्स कीजिए, एक बढ़िया लाइफ आपकी बन जाएगी। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि कैसे इस एक्सेल शीट से हम पता कर सकते हैं और जान सकते हैं। ये एक्सेल शीट भी हमने खुद ने बनाई है, आप भी एक्सेल शीट इसको मतलब ऐसे बनाई है सेम, थोड़ा और रिसर्च कर सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, हमारे चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज के खर्चे, कार, ये वो सब चीज़ें डालेंगे। बस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और कुछ है नहीं। SIP टॉपअप जो है वो फॉर्मूले में मुझे आता नहीं है कि कैसे वो SIP टॉपअप को जो हमने यहाँ पर खोल के देखा है वो कैसे एक्सेल शीट में डालना ईजी होगा, बट मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं ये जो इनबिल्ट कैलकुलेटर है उसको यूज़ कर रहा हूँ और एक्सेल शीट में मैंने बाकी चीज़ें डाल दी है। तो दोस्तों अगर आपको वैल्यूएबल लगा होगा ये आज का एपिसोड तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिससे मदद होती है हमारे चैनल को ऊपर रैंक करने में यूट्यूब के एल्गोरिदम में। यूट्यूब के लिए एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक सुनने के लिए। हमारा पॉडकास्ट भी है हिंदी और इंग्लिश में, स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूज़िक, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, टिचर, सभी पे है, आप उसको भी रेफ़र ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक सुनने के लिए, देखने के लिए, और मैं जल्द मिलूँगा आपसे। थैंक यू।